मैम, महाराष्ट्र में जिस तरीके के गोरख धंधे और ट्रांसफर का जो बिजनेस चलाया जाता है उसका अगर खुलासा आज आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने कर दिया तो उसके बाद संजय राउत ये कहते हैं कि उसे ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए था। आखिरकार जो भी व्यक्ति इनकी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको ट्रांसफर करने की बात कैसे सामने आ जाती है? ये तो देश की जनता देख रही है और आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से देख रही है, जब से आघाड़ी सरकार आई है। और इसमें खास करके संजय राउत तो इतना अपने आप को डिक्टेट करते हुए दिख रहे हैं, सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे उनको इस तरह से देखा जा रहा है। तो अभी तो ज़रूरत, मैं समझती हूँ, देश की जनता तो साफ डिमांड कर रही है कि संजय राउत को बर्खास्त करना चाहिए। रदर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है किसी भी स्टेट का, जिसको कंट्रोल वो करते हैं, तो क्या सिर्फ सुरक्षा जो है वो जो भी पुलिस कमिश्नर होते हैं किसी स्टेट का, क्या सिर्फ संजय राउत और उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ही सुरक्षा होती है या देश की जो वहाँ के स्टेट के लोग हैं उनकी सुरक्षा होती है? तो ये जिस तरीके की भाषा ये संजय राउत प्रयोग करते हैं कि रश्मि शुक्ला को हटा देना चाहिए। अभी मैं पढ़ रही थी और मैं देख रही हूँ क्या कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की बात आई है कि जिसकी बात से जो तबादले की बात हुई है, तो उसमें जो महाराष्ट्र की सरकार थी, जो उद्धव सरकार ठाकरे की जो सरकार थी, उसने तबादले का जो भी खेल किया है उसका जो फ़ोन टैपिंग इन्होंने रश्मि शुक्ला ने किया है। और एक महिला तो हमेशा ही एक अच्छा काम करती है, ये तो मैं हमेशा देखती हूँ और इस चीज़ का हमें गर्व होता है एक महिला होने के नाते कि जब भी कोई अच्छा काम एक महिला करके आती है। और जिस तरीके का उन्होंने काम किया है कि जो तबादले की बात उन्होंने अमित शाह को, होम मिनिस्ट्री को सौंपा और उसके ऊपर से उद्धव ठाकरे को, वो सरकार को वो रिपोर्ट सौंपी गई। तो अब ये जो संजय राउत जो बिल्कुल हमेशा ये किसी न किसी हर मर्यादा को लांघते हुए ये बोलते ही रहते हैं, हर जगह बोलते हैं और इनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे मोनार्क है महाराष्ट्र के अंदर। और जो वो कर रहे हैं शुक्ला, आखिर क्यों उनको बर्खास्त किया जाए? मैम, यहाँ पर जो आपने इस तरीके की बातें कही कि संजय राउत हमेशा महिलाओं के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पे फ़ोन टैपिंग को लेकर बात कर रहे हैं और जिस बात से सरकार में खलबली मच गई है, तो फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका दावा ये है कि जो फ़ोन टैपिंग सामने आई है ये नवाब मलिक के द्वारा सामने आई गई है। तो फिर रशरे को क्यों इस तरीके की धमकियाँ दी जा रही हैं? रश्मि शुक्ला को देखिए, रश्मि शुक्ला इसमें जो उनको काम है वो काम कर रही हैं। और फ़ोन टैपिंग ऐसा नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे रॉ है, जैसे तो फ़ोन टैपिंग होता है, इस तरीके की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फ़ोन टैपिंग का मसला तो पीछे भी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। तो जहां ज़रूरत होगी वहां पे फ़ोन टैपिंग होगा ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि रश्मि शुक्ला उसमें माफ़ी मांग रही है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था को महाराष्ट्र में बनाए रखने के लिए जो 2020 में जो करना चाहिए, और आगे भी जो भी पुलिस कमिश्नर होंगे, परमवीर सिंह के ऊपर जो धब्बा लगा है, एटलीस्ट महिला होने के नाते रश्मि शुक्ला एक बेहतरीन काम कर रही है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए उनको ऐसा एहसास होता है कि कुछ अनवांटेड जो लोग हैं वो वहाँ पे कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने फ़ोन टैपिंग के लिए स्पेशल अप्रूवल मांगा था और जिसका उनको अप्रूवल मिला था। होम मिनिस्ट्री उनको अप्रूवल भी इस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन टेलीकॉम मंत्रालय ने उनको दिया था। तो जो महाराष्ट्र की सरकार देखिए हर चीज़ पे अड़ंगा लगा रही है। ये सरकार एक मोनार्क की तरह चल रही है और डेमोक्रेसी का तो कहीं से भी मुझे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा कंट्री है, वो महाराष्ट्र के अंदर तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिल रहा। एक घोटाले निकल कर आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। देश की जो जनता है उसकी तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस हैं और सरकार ऐसी है कि वो जो तमाम अपने मुद्दों में उलझी पड़ी है। कभी वसूली की चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी उगाही की चीज़ें सामने आ रही हैं और अब टेप रिकॉर्डिंग की बातें सामने आ रही हैं। मैं कह तो रही हूँ कि उनको वहाँ के लोगों का वास्ता नहीं है, उन्हें उनके लोगों की दरकार नहीं है उन्हें। उनका ये सिर्फ मानना है कि तीन चार पार्टियाँ जो मिलकर के आघाड़ी सरकार चला रही है, वो कैसे अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। पीछे तो आप देखें कि संजय राउत की पत्नी के ऊपर भी प्रश्न उठा था। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो गड़बड़ है, खास करके हेल्थ का जो इशू है, जो कोविड का है, जो कोरोना का है, वो भी उद्धव ठाकरे से नहीं संभल रहा। बाकी सारे अगर देखा जाए और भी स्टेट्स में ये हाल नहीं है जो महाराष्ट्र का हाल है। तो जब लोग, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो इन चीज़ों के लिए बने हुए हैं, मेडिकल हो गया या फिर जो मंत्री हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, उनको अपना काम जो लोगों के लिए करना चाहिए वो करने की बजाय उनको सरकार की सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है कि एटलीस्ट किसी तरह से 5 साल ये सरकार किसी तरह से बचा करके, और जितने भी घोटाले हैं वो करके अच्छी तरीके से चलती रहे। उसमें शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत हों, कांग्रेस पार्टी हो, हर लोग उस चीज़ को, उसी चीज़ में लगी हुई है। रादर नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ द महाराष्ट्र।
मैम अभी अगर हम रश्मि शुक्ला की अगर फिर से बात करें तो रश्मि शुक्ला ने 2020 में अगस्त के महीने में ये जो रिपोर्ट सौंपी गई थी ये उद्धव ठाकरे को भी सौंपी गई थी, तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आई थी। आज अगर फिर से रश्मि शुक्ला का मैटर उठ रहा है, महाराष्ट्र में तमाम तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सवाल ये भी उठ रहा है जनता की तरफ से कि आखिरकार वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी बात पर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक। नहीं, वो अपने आप को सेफ गार्ड करके चल रहे हैं ना, उनके एवज में है ना, एक बोलने वाले एक को रखा है ना उन्होंने बॉडीगार्ड के तौर पे। तो बॉडीगार्ड संजय राउत तो ही इज़ एक्टिंग एज ए पर्सनल सेक्रेटरी, तो वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और जब उनके ऊपर जैसे ही अटैक होता है, फिर मंत्रालय या मतलब जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो भी हैं, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। संजय राउत उनको बहुत तरीके की बीमारी हो जाती है। अभी भी उनकी पत्नी के ऊपर जब हुआ था तो उनको बहुत तरीके का प्रॉब्लम होने लगा था। तो उद्धव ठाकरे कम से कम थोड़ी तो बुद्धि उनको ज़रूर बाला साहब ठाकरे ने दी है कि कुछ सोच समझ करके वो सामने बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सामने आएंगे तो कन्फ्रंटेशन के लिए जब सामने आएंगे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हीट है वहाँ तक तो पहुँचेगा ही। अभी जो हीट है वो फिल्टर्ड हीट पहुँच रहा है, अगर वो सामने आएंगे तो वो डायरेक्ट हीट वहाँ तक पहुँचेगा। सरकारी व्यवस्था पे उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक उनका रोल है जो कि उनको एज ए सीएम उनको प्ले करना है। तो वो अभी इसी वजह से वो छिप कर चल रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो जितने भी घोटाले हैं वो निकल के महाराष्ट्र की सरकार में से सामने आ रहे हैं। जब रश्मि शुक्ला खुलासा कर देती हैं तो संजय राउत कहते हैं कि ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, और जब रवनीत राणा जब वो सांसद में खड़े होकर इसी तरीके की बातें करती हैं, सचिन वाजे का मैटर उठाती हैं, तो अरविंद सावंत ये बोलते हैं कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। आखिरकार जो भी महिला इन सरकार के खिलाफ बोलती है उसे इस तरीके की धमकी क्यों दी जाती है? ये इनकी सोच को दर्शाता है। देखिए इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता तो पूरी तरह से जनता को दिख रही है, पूरा देश इनको देख रहा है, मराठी मानुस देख रहे हैं, और किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। तो जिस तरीके का घोटाला ये कर रहे हैं, हर चीज़ का जवाब होता है, बट समय आने पे जनता, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तो और सौभाग्य है कि हम 5 साल के बाद ही हमारे पास वोटिंग राइट बनता है। राइट टू रिकॉल का तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ट्राई करके देख लिया, वो पार्लियामेंट से भी कोई लॉ भी पास नहीं हुआ है कि हम उनको मतलब राइट टू रिकॉल के तहत जो होता है कि हम उनका जो भी हमने वोट दे करके उनको जो जिस भी पोजिशन में बिठाया, तो वो या तो सरकार माइनॉरिटी में आ जाए, सरकार गिर जाए, अदरवाइज पब्लिक के डोमेन, पब्लिक के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक तो सिर्फ एक कहते नहीं है कि एक मूर्ति की तरह हमें सिर्फ देखना ही है, जो भी होगा अथॉरिटी करेगी, जो भी होगा। अभी सेंट्रल महाराष्ट्र में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर जनता बैठी ही नहीं, बल्कि जनता आवाज़ भी उठा रही है। सोशल मीडिया पर अगर हम देखें या फिर तमाम जगहों पर अगर हम देखें तो जनता की तरफ से ये कहना है कि महाराष्ट्र के जो अभी हालात बने हुए हैं, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नहीं, आवाज़ तो बार बार उठ रहा है देखिए कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बट राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी अब विकल्प, तरह तरह का विकल्प है कि किन सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, बट राष्ट्रपति शासन तो लगा नहीं है अभी तक, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर कंट्रोल नहीं होता है, या पार्टी अगर माइनॉरिटी में अगर गिरती है, मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स चाहिए वो अगर कम हो जाता है, तभी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो वो सारा सिचुएशन तो महाराष्ट्र के अंदर है नहीं। या तीनों मिल करके जैसे भी चाह रहे हैं उस तरह से चाह रहे हैं कि ढकेल करके किसी तरह से धक्का दे करके ये 5 साल ये सरकार चलती रही। पब्लिक के हाथ में तो झुंझुना है, वो पब्लिक 5 साल के बाद ही वो झुंझुना बजाती है, और वो झुंझुना भी तरीके से बजा नहीं पाती है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसको हमें देना और कौन सा हमारा वेलफेयर के लिए काम करेगा। मैं बहुत सारा ऐसा नाम गिना सकती हूँ जिनको आज हमारे पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा, उसके तहत होना चाहिए था, लेकिन आज वो नहीं है। गृह मंत्री की अगर बात करें तो रश्मि शुक्ला की ये टेप रिकॉर्डिंग वाली बात हो, खुलासा हो, या फिर परमवीर की चिट्ठी हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अनिल देशमुख का नाम आया है, और बार बार बैटिंग कर रहे हैं शरद पवार अनिल देशमुख को बचाने के लिए। जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है क्यों आखिरकार अनिल देशमुख को बचाया जा रहा है। हर नेता आकर उनकी तरफदारी कर रहा है, फिर चाहे संजय राउत हो और या फिर शरद पवार हो। देखिए, मैं पहले बोली कि देश की जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरी बात है, जो भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर सकता है। जहाँ तक शरद पवार की बात रही, मोदी जी की ही सरकार है जिसने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शरद पवार ने कौन सा ऐसा काम कर दिया। मैं तो शुरू से लेकर के अंत तक, आज तक अगर रिकॉर्ड देखती हूँ शरद पवार का, तो हर चीज़ में, हर मंत्रालय में भी वो जहाँ रहे, बीसीसीआई में भी जब वो थे, हर जगह पे घोटाला ही घोटाला। अजीत पवार उनके जो भतीजे हैं उनके नाम का घोटाला है, और आज भी शरद पवार ने, आज का भी मैं न्यूज़पेपर में देख रही हूँ कि शरद पवार वेस्ट बंगाल में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा के अगेंस्ट में, ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना होगा, भाजपा सरकार को सोचना होगा
कि वो क्या चाहती है और भाजपा सरकार क्या चाहती है। सिर्फ भाजपा सरकार अपने लिए ना सोचे, भाजपा सरकार ये देखे कि महाराष्ट्र। अनिल देशमुख के लिए क्या कहना चाहोगे मैम? अनिल देशमुख को लेकर खुलासे हो रहे हैं, फिर भी अपने पद पे बने हुए हैं, क्यों? अनिल देशमुख को अगर शरद पवार बचा रहे हैं, हर कोई बचाएगा, क्योंकि जितनी पुलिस की रिपोर्टिंग होगी वो सारा का सारा, जिस चीज़ के वो मंत्री हैं, वो सारी व्यवस्था की जानकारी उनके पास है। अगर जो कड़ी है, अगर वो टूटता है, अगर वहाँ पे एक्शन होता है, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास तो जानकारी होगी। अगर कोर्ट में ये मैटर जाता है या पब्लिक डोमेन में फिर वहाँ से मैटर आता है, तो सवालिया निशान अनिल देशमुख के तहत अघाड़ी सरकार है उसके ऊपर सवालिया निशान लगेगा। तो स्वाभाविक है कि शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे हों या संजय रावत हों, वो अनिल देशमुख को तो वो बचाएंगे ही। बहुत सचिन वाजे को भी 3 तारीख तक की कस्टडी में ले लिया गया है एनआईए के द्वारा, और उनके पास एक उनकी डायरी भी मिली है जिसमें अनिल देशमुख को लेकर तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि मैम उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे कुछ अनिल देशमुख के लिए? सचिन वाजे की जहाँ तक बात आपने करी, वहीं से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलेंगी और वो कड़ी फिर जुड़ते हुए परमवीर सिंह हों, चाहे वो अनिल देशमुख हों या फिर उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, सारी कड़ी एक से एक जुड़ेगी। एक छोटा अगर आपने कड़ी पकड़ लिया तो वो कड़ी जुड़ती चली जाएगी और इन्फॉर्मेशंस और सारा का सारा वहीं से ब्रॉडकास्ट होगा और सारी देश की जनता उस चीज़ को देखेगी और देखने का इंतज़ार भी कर रही है। धन्यवाद मैम।